नमस्ते। तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो 8वां चैप्टर हम लोग का चल रहा है। इस वीडियो में हम नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र जो है न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इस क्लास को देखेंगे। और इसमें एक सिद्धांत दिया है, प्रोफेसर हिक्स का सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं क्षतिपूरक सिद्धांत, यानी हिक्स कंपनसेटरी प्रिंसिपल। इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ 2-3 पॉइंट देख लेते हैं नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में उपयोगिता का संबंध उदासीनता की वक्र रेखाओं से स्थापित किया गया है। तो जो नया वाला सिद्धांत है कल्याणवादी अर्थशास्त्र, इसमें उपयोगिता का संबंध जो है उदासीनता की वक्र रेखाओं से लगाया गया है, जिसको आईसी कर्व बोलते हैं। आईसी कर्व यानी इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। बेसिकली ये दो समान एक ऐसा समूह दिखाता है जिसमें हमको प्रत्येक समूह से मिलने वाली उपयोगिता सेम होती है। तो एक व्यक्ति क्या रहता है, उदासीन रहता है, इसीलिए उसको उदासीनता की वक्र रेखाएं बोलता है। मान लीजिए 5 रुपये आपको खर्चा करना है, यहाँ पर भी सेब संतरे हैं, यहाँ पर भी सेब संतरे हैं, यहाँ पर भी सेब संतरे हैं। यहाँ पर मान लीजिए सेब और संतरों का जो रेशो है वो 3 और 2 का है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 का है, या फिर 1-4 का है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ग्रुप आप खरीद सकते हैं जिससे आपको उपयोगिता सेम मिलेगी। यही ये कह रहा है। जब हम उदासीनता वक्र की रेखाओं वाला देखेंगे उपयोगिता के संबंध में, तब हम उसमें बात करेंगे। दूसरा देखते हैं, इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि उपभोक्ता एक प्रकार के संयोग की अपेक्षा दूसरे प्रकार के संयोग को अधिक, यहाँ संयोग होगा, यहाँ पर भी संयोग होगा, को अधिक पसंद करता है या कम, या दोनों संयोगों के बीच में उदासीन रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अब हम हिक्स का क्षतिपूरक सिद्धांत बोलते हैं, जो सबसे अच्छा है कल्याणवादी अर्थशास्त्र में। देखिए, हिक्स ने कहा कि व्यवहार में ऐसा होता है कि कुछ लोगों के कल्याण में वृद्धि होने से दूसरे लोगों के कल्याण में कमी आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा होता है। हम देखते हैं, जब अब कई सारी क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स भी आती हैं जो ये बताती हैं कि जो अमीर आदमी थे वो और अमीर हो गए, यानी कि उनके कल्याण में और वृद्धि हो गई, और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, उनके कल्याण में कमी आ गई है। यही ये बोल रहे हैं, और ये ऐसा होता है। इस क्रिया का प्रभाव कुल कल्याण में भी देखा जा सकता है। ठीक है, और इनके एक कहने का मतलब है कि जो कुल आता है, कुल कल्याण, टोटल वेलफेयर, उसमें भी कमी आती है, या मतलब उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। इनके कहने का मतलब है कुल कल्याण में कितनी कमी या वृद्धि हुई है, इस बात की जानकारी ज्ञात करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने क्षतिपूरक सिद्धांत की व्याख्या दी है। तो व्याख्या किया है। अब हम इसके क्षतिपूरक सिद्धांत की व्याख्या देखेंगे। देखिए, सार्वजनिक आय, मौद्रिक नीति व बैंकिंग नीतियों में परिवर्तन के कारण जब जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, तब तब लोग इन परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। इसे कहने का मतलब है, मान लीजिए सरकार ने सार्वजनिक व्यय किया, तो उससे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, इकोनॉमी में लोग रहते हैं उनके ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आय हुई या मौद्रिक नीति कोई आई, उसका भी प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ेगा, हर व्यक्ति पे पड़ेगा, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। बैंकिंग नीतियों में अगर कोई परिवर्तन होता है, रेपो रेट, आप जानते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर बैंक रेट में परिवर्तन होता है, तो पूरी इकोनॉमी में, भारत के कोने कोने में इसका फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति पर पड़ता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है, तो कुछ लोगों के कल्याण में क्या होती है, कमी आती है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी जो हमने पॉइंट ये देखा था। ऐसी दशा में यह देखना आवश्यक है कि परिवर्तनों के कारण कल्याण की हानि कल्याण के लाभ से पूरी हो सकती है या नहीं। ये कहने का मतलब है, अगर परिवर्तन आया तो ये देखो, अगर कल्याण ज़्यादा हो गया है, दूसरी तरफ कम हो गया है, तो क्या इसकी क्षतिपूर्ति इससे कर सकते हैं, जिससे ये दोनों ही कल्याण बराबर हो जाए। देखो, मैं सर्कल बराबर बना रहा हूँ, दोनों बराबर कल्याण हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है, ये देखना चाहिए। इनके कहने का मतलब है, यदि परिवर्तन के कारण कुल कल्याण बढ़ता है तो इससे आर्थिक प्रगति होगी। अगर परिवर्तन के कारण कल्याण ज़्यादा बढ़ रहा है तो इससे आर्थिक प्रगति होगी। यही इनके कहने का मतलब है। अर्थात अब देखना, ये क्षतिपूरक सिद्धांत का बिल्कुल लास्ट वाला कंक्लूजन है, इसको समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके कहने का मतलब है, क्षतिपूरक सिद्धांत क्या है ये समझिए। जिन लोगों के आर्थिक कल्याण में अतिरिक्त वृद्धि हो रही है, जो अमीर लोग हैं, उनके बारे में समझिए, सोचिए। ठीक है, जैसे कि अंबानी हो गए, या फिर आसपास आपके लोग जो बहुत पैसे वाले रहते हैं, उन पर कर लगाकर अगर उनके आर्थिक कल्याण में बहुत ज़्यादा अतिरिक्त, मतलब जितना चाहिए उतने पर नहीं, उससे ज़्यादा उनके पास कल्याण आ रहा है, तो उस पर टैक्स लगाकर आय प्राप्त कर हस्तांतरण उन लोगों की ओर कर दिया जाना चाहिए जिन लोगों के परिवर्तन के कारण हानि हो रही है। तो यह क्षतिपूर्ति की क्रिया होगी। इसे ही क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। सिंपली ये कह रहा है कि मान लीजिए जो परिवर्तन हुआ, कुछ मौद्रिक नीति, सार्वजनिक व्यय सरकार ने किया, सार्वजनिक आय बढ़ी, ठीक है, बैंकिंग नीति में परिवर्तन आया, इससे हुआ क्या,
एक दो समूह हम बना लेते हैं, ये एक अ से अमीर वाला और एक ग से गरीब वाला। ये थोड़ा सा कम बना दिया क्योंकि अमीर कम होते हैं, ठीक है, और एक गरीब वाला बहुत बड़ा एरिया होता है। मान लीजिए परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो इनकी जो पैसा, इनका पैसा हो गया और जो घर बंगला गाड़ी, इनके आर्थिक जो वेलफेयर है, कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र बता रहा है, जो इनका कल्याण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन गरीबों का कम बढ़ा। तो इनके कहने का मतलब है अगर इनका बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास है तो इस पर टैक्स लगा कर जिससे इसको, जिनको इससे घाटा हुआ है परिवर्तन से, उसकी तरफ पैसा भेज देना चाहिए या फिर उनकी मदद करनी चाहिए उनके कल्याण बढ़ाने में, वेलफेयर उनका बढ़ाने में। यही चीज़ कह रहा है, इसी को क्षतिपूरक सिद्धांत कहते हैं। आगे देखते हैं, एक और अर्थशास्त्री व कॉल्डोर, उसने एक कसौटी निर्धारित की जिसको मिला करके हिक्स कॉल्डोर कसौटी कहते हैं, ठीक है। कॉल्डोर ने कल्याण में वृद्धि की एक कसौटी निर्धारित की जिसे हिक्स कॉल्डोर कसौटी कहा जाता है, ठीक है। इस कसौटी के अनुसार एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना की गई है जिसमें आय का वितरण इस ढंग से हो कि लोगों का आर्थिक कल्याण पहले की अपेक्षा अधिक हो या कल्याण में कमी ना आए, ठीक है, या तो अधिक हो जाए या तो कमी ना आए। इसका मतलब कह रहा है, मान लीजिए पहले कल्याण, हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं। पिछले साल आपका कल्याण 5 था, इस साल ये 2022 की बात हो रही, और 2023 में या तो 5 ही बने रहे या फिर 6 हो जाए या 7 हो जाए, इससे कम ना हो जाए, यही ये कह रहा है। ये कसौटी निर्धारित की है। यह व्यवस्था सर्वोच्च व्यवस्था होगी और समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, इसके कहने का मतलब है। तो लगभग यही बात हिक्स ने भी कही थी, लेकिन एक कसौटी निर्धारित कर दी जिसको बोलते हैं हिक्स कॉल्डोर की कसौटी। बेसिकली ये यही कह रहा है कि एक ऐसी सीमा आदर्श व्यवस्था बनाओ जिससे किसी भी व्यक्ति का जो कल्याण है, आर्थिक जो कल्याण है, वो कम ना हो, या तो बढ़ जाए या तो उतना ही रहे, कम ना हो, यही चीज़ें कह रहा है, ठीक है। अब नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्री कुछ आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो है आलोचना की न्यायोचित वितरण की अवहेलना की गई है। तो हिक्स कॉल्डोर ने अपने सिद्धांत में न्यायोचित वितरण की उपेक्षा की है, जबकि आर्थिक कल्याण की मुख्य समस्या वितरण ही है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, लेकिन हमें ये पॉइंट भैया समझ में नहीं आया, क्योंकि वितरण की कैसे समस्या, वितरण की ही बात तो दोनों लोग कर रहे हैं। कल्याण को ऐसे वितरित किया जाए, ऐसे टैक्स लगा के इकट्ठा किया जाए पैसे को, उसके बाद वितरण किया जाए जिससे कल्याण हो। खैर पॉइंट है तो पढ़ना पड़ेगा हमें। दूसरा है मान्यता का काल्पनिक होना। इनके कहने का मतलब है जो उदासीनता वक्र है वो काल्पनिकता पर आधारित है, क्योंकि व्यक्तिगत अधिमान रेखा काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए कल्याण की धारणा वैज्ञानिक नहीं है, इन लोगों का कहना है जो आलोचक हैं। लेकिन हम इसकी महत्व को ठुकरा थोड़ी ना सकते हैं। व्यक्तिक तुलना, ये कह रहा है नव कल्याणवादी अर्थशास्त्र में हिक्स तथा कॉल्डोर भी पैरेटो के समान उपयोगिता की अंतः वैयक्तिक तुलनाओं यानी इंटरपर्सनल कंपैरिजंस ऑफ यूटिलिटी से बचना चाहते थे, लेकिन यही वैयक्तिक तुलनाएं उनके अपने कल्याण संबंधी विश्लेषण में निहित है, मतलब वो तुलना कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। उपयोगिता क्रम की सही जानकारी ज्ञात न होना। हिक्स कॉल्डोर के मापदंड के अंतर्गत हानि पीड़ितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा का अनुमान लगाते समय अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, जैसे लाभ हानि की सही जानकारी के लिए उपयोगिता क्रम की सही जानकारी होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब है अगर लाभ हानि की आपको सही जानकारी होनी चाहिए तो इसके लिए उपयोगिता क्रम की सही जानकारी होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति के उपयोगिता क्रम को सही से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उपयोगिता वो महसूस करता है, वो सामने दिखाई थोड़ी नहीं देता है 1 2 3 4 में। हम केवल महसूस कर सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन जो वो महसूस कर रहा है अगर हम महसूस करेंगे तो उसमें गलती हो सकती है, यही चीज़ें कह रहा है। इसलिए हमें यह जानकारी ज्ञात नहीं होती है कि आर्थिक पुनर्संगठन के अंतर्गत किसे कितना लाभ हो रहा है या किसे कितना हानि हो रही है, ये हम पता नहीं लगा सकते ठीक से। ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति के संदर्भ में लिए गए निर्णय गलत होंगे, लेकिन सरासर गलत नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, थोड़े बहुत मात्रा में तो हो सकते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र है। पांचवा है अव्यावहारिकता। क्षतिपूर्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। हानि पीड़ितों के लिए अनेक प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं करनी होगी जो आसान नहीं है। अब जो क्षतिपूर्ति सिद्धांत है वो कह रहा है अमीर की तरफ जो पैसा ज़्यादा आया वो गरीबों की तरफ ट्रांसफर कर दो ताकि इनका भी कल्याण हो सके, ठीक है, वेलफेयर हो सके। लेकिन ये कह रहा है ये अव्यावहारिक है, क्योंकि इतने प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि ऐसा करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो भैया कठिन हो जाता है तो सरकार हटा दो। सरकार क्यों बना के, भाई सत्ता में एक हमारे भारत देश में एक मेन केंद्र में जो सरकार बैठी, क्या क्यों बैठी है वो, क्या खुद का कल्याण करने के लिए बैठी हो? उसको चाहिए ना किसी न किसी तरह, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आसानी से ना की जा सके। हाँ समस्याएं आती हैं लेकिन सॉल्यूशंस भी निकल सकते हैं। तो कल्याण को इधर से इधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हम इसको बिल्कुल अव्यावहारिक नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये थी
हमने देखा नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र यानी कि न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में। इसमें मेनली जो देखा हमने हिग्स का क्षतिपूरक सिद्धांत देखा और इसकी जो आलोचनाएं हैं नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की, जो हिग्स और इसके साथ ही पैरेटो ने दिए और साथ में कॉल्डोर ने भी इसमें कुछ अपना अहम योगदान दिया और इनकी आलोचनाएं देखी।